सभी स्टूडेंट ध्यान दें। पिछले कुछ वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था। आज हम यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे, भारत के संसाधन सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये हम देखते हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है। राज्य पूछा गया है यहाँ पर। तो कर्नाटक में नहीं होता, असम में नहीं होता, तमिलनाडु में नहीं होता, कहाँ पर होता है? केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबर हमारे देश में उत्पादित होता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, नीली क्रांति का संबंध इनमें से किस प्रकार की क्रांति? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो नीली क्रांति है उसका संबंध है मछली उत्पादन से। किससे है? मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। तीसरा प्रश्न है, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है लौह अयस्क का। तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट भी है, सिडराइट भी है, लेकिन बॉक्साइट नहीं है। बॉक्साइट नहीं है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह हम देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर सही विकल्प में कि मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लोहा हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं निकलता, अभ्रक भी नहीं निकलता, सोना भी नहीं निकलता, हीरे में हमारा पहला स्थान है पूरे देश में, हमारे प्रदेश का। ठीक है, अगला अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति, दूसरा वाला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए जानते हैं रिक्त स्थान। सबसे पहला जो रिक्त स्थान है वह है पीत क्रांति का संबंध। तो पीत क्रांति का संबंध यहाँ खाद्य तेल और तिलहन के उत्पादन से है। खाद्य तेल और तिलहन, डायरेक्ट हम फसल पूछे तो तिलहन भी लिख सकते हैं, तिलहन जिससे तेल निकलता है। कौन सा? खाने वाला तेल। ठीक है, अगला है इसमें श्वेत क्रांति द्वारा भारत में रिक्त स्थान को बढ़ावा मिला है। तो किसको मिला है? दुग्ध उत्पादन को। किसको मिला है? दुग्ध उत्पादन, दुग्ध। ठीक है, दूध को बढ़ावा मिला है। पीत से तिलहन, श्वेत से दूध। ठीक है, अगला है हमारा कि प्रति हेक्टेयर गेहूँ सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। राज्य पूछा, एक हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वह होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर होता है? यूपी में, यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब चौथा है हमारा सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त। तो हमारा ही प्रदेश है वो, जिसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, आई बात समझ में? आइए अब हम देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी जो है उसमें पहला लिखा हुआ मक्का। हमें राज्य मिलाना है कि कौन सी फसल कौन से राज्य में उत्पादित होती है। मक्का, तो मक्का कौन से राज्य में होती है हमारी? मक्का होती है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। आई बात समझ में? फिर उसने पूछा चाय। चाय सब जानते हैं, असम। कहाँ पर? असम में पैदा होती है। उसके बाद में हमारी जो कपास है, कपास भी सब जानते हैं, जहाँ काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है वहाँ पर। तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब चावल। चावल का तो सब जानते हैं, क्योंकि चावल कहाँ खाया जाता है और कहाँ पैदावार इसकी होती है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। आए बात समझ में? चावल का कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। अब एक ही बचा है हमारा तंबाकू। तो तंबाकू हमारा आंध्र प्रदेश। आलू अगर आए तो आलू भी आंध्र प्रदेश में। आई बात समझ में? ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। पहला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वह है, खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं और रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताइए। सबसे पहले हम जानते हैं खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं। तो खाद्यान्न फसलों से हमारे तात्पर्य ऐसी फसलों से हैं जिनको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अरहर या और दलहन जो फसलें होती हैं, इन सबको खाद्यान्न फसलों में सम्मिलित किया जाता है। यानी जिनका उपयोग, जिन फसलों का उपयोग हम भोजन के लिए करते हैं वे सब हमारी खाद्यान्न फसलें कहलाती है। आइए अब अंतर जानते हैं।
रबी और खरीफ में। तो बहुत ही आसान सा अंतर है रबी और खरीफ में, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। खरीफ ये मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है इसकी बुआई, यानी जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। ये भी लिख सकते हैं हम, मानसून के आगमन की जगह क्या लिख सकते हैं कि इसकी जो बुआई है वह जून और जुलाई के महीने में की जाती है। और अगर साथ साथ दोनों को चलाते हैं तो ये फसल जो है रबी की, ये फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु में, या फिर हम कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में ये बुआई की जाती है इसकी, ठीक है। इसकी जून जुलाई में और इसकी अक्टूबर नवंबर में। अब दूसरा देखते हैं अंतर, इसमें कौन कौन सी फसलें हैं खरीफ में। अब वर्तमान में खरीफ की खेती चल रही है, ठीक है। तो अब चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली, ये सब इनकी बुआई किसानों ने कर रखी है, ठीक है। तो प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन। और रबी में सर्दी के दिनों में दीपावली के आसपास जो बुआई करते हैं हम, तो गेहूं की करते हैं, चने की करते हैं, सरसों की करते हैं, अलसी और भी तेल निकालने वाले बहुत सारी, धनिया की करते हैं हम। तो ये सब क्या हो गए, रबी की फसल। अब हम देखते हैं इसमें अगली फसल वापस खरीफ। तो इन फसलों के पकने में समय कम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगते हैं, लेकिन इन फसलों को पकने में समय बहुत अधिक लगता है, ठीक है। अब चौथा अंतर, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन थोड़ा कम होता है, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो गल जाएगी फसल, बारिश कम हुई तो सूख जाएगी, इसलिए इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ही कम होता है। और इसमें क्या लिखेंगे हम कि इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, खरीफ की फसलें दीपावली के आसपास, दशहरे के आसपास। सितंबर अक्टूबर की जगह अक्टूबर नवंबर भी लिख सकते हैं, इसमें अक्टूबर पहले लिख सकते हैं और फिर बाद में नवंबर भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में, सितंबर को हटा सकते हैं इसमें से। अब इधर जो आएगा अंतर वो क्या आएगा कि इन फसलों को मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ये बिल्कुल सही है, कब काटा जाता है इनको, मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत गड़बड़ियाँ करते हैं, वे खरीफ की जगह रबी लिख देते हैं, रबी की जगह खरीफ। खरीफ मतलब जिसमें खुरपी से निंदाई का काम हम करते हैं। अब जो बोवनी के समय हमने फसल की बुआई कर रखी है वो सब खरीफ में आती है, और इसके बाद में दीपावली दशहरे से जिसकी बुआई की जाती है मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, वे सब रबी की फसलें कहलाती है, ठीक है। आई बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों, रासायनिक उर्वरकों, नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। क्या क्या बातें आई इसमें कि हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से, किसमें, कृषि के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है इसका आशय, जिसमें क्या करते हैं, अधिक उपज देने वाले संकरित बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीक का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करें राज्यों की तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें गेहूं और चावल का उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की ही देन है। सबसे पहले चावल के क्षेत्र में ही हरित क्रांति आई और गेहूं में भी हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूँ, हरित क्रांति से आशय कृषि के उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है, और इसके फलस्वरूप हमारे देश में जो फसलें हैं उसकी उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि भी हुई है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर बताइए। श्वेत क्रांति और पीत क्रांति। श्वेत हमने रिक्त स्थान में अभी देखा था, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति, श्वेत किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति। तो श्वेत जो हमारी क्रांति है
उसका पशुपालन से निकट का संबंध है। श्वेत मतलब दूध कैसा होता है हमारा, सफ़ेद होता है ना, श्वेत होता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, पशुपालन से। ठीक है। और पीत क्रांति, पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल और तिलहन फसलों से है। ठीक है, जिससे तेल निकलता है खाने वाला, ऐसी फसल से है। अब यहाँ पर ये थोड़ा गलत दिया है, पीली क्रांति के नाम से नहीं जाना जाता इसे, श्वेत क्रांति के नाम से, इसे श्वेत या सफ़ेद क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसे किसके नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे जाना जाता है। नहीं, यहाँ पर ये बहुत गलत दिया हुआ है इसमें बुक में, ये पॉइंट कट होगा यहाँ से, ये यहाँ उठ करके और दूसरे नंबर पर जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ दूसरे नंबर पर आएगा। इसे पीली क्रांति कहते हैं, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, और इसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, ये यहाँ जाएगा। ठीक है। तीसरा, श्वेत क्रांति का अर्थ डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि से है। यानी श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है, डेयरी का विकास करना और दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नए नए कार्यक्रम का संचालन करना। ठीक है। इसमें खाद्य तेल और जो तिलहन फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए अनुसंधान करना और विकास की रणनीति बनाना। जैसे इधर दूध को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए गए, इधर खाद्य तेल को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। आए बात समझ में। अगला हम अंतर देखते हैं इसमें। तो चौथा जो अंतर है वह यह है कि सरकार द्वारा इस क्रांति के अंतर्गत विदेशी नस्ल की जर्सी, साहिवाल ऐसी गायें तथा स्थानीय गायों के संकरण की नई जातियों का विकास इसमें किया गया है, जो ज़्यादा दूध देती है। जर्सी बहुत दूध देती है इसमें गाय। ठीक है ना। मुर्रा भैंस की प्रजाति है, जाफराबादी है, नागौरी गाय है। इधर 1987-88 में भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की। साथ ही सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की है और किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराकर देश की तिलहन उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया है। यानी सरकार ने भी नई तकनीक की शुरुआत 1987-88 में की है। आई बात समझ में। तो ये श्वेत क्रांति और पीत क्रांति वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। औषधि उद्यान विधि के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। हमारे यहाँ पर जब खेती की जाती है तो उसमें उद्यानिकी विधि द्वारा भी खेती की जाती है। तो उद्यानिकी विधि के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अब हम घटक के बारे में जान लेते हैं, एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं कौन कौन से इसमें घटक पाए जाते हैं। तो पहला जो घटक इसमें पाया जाता है वह है फल। यानी उद्यानिकी विधि द्वारा हम भारत में उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय सब प्रकार के फल मिलते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जलवायु वाला देश है हमारा। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वाले फल देखते हैं। इसमें आम, केला, नींबू, अनानास, पपीता, अमरूद, चीकू, लीची, अंगूर, ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय फल है हमारे देश में। और शीतोष्णकटिबंधीय की बात करते हैं, इसमें सेब, आड़ू, नाशपाती, खुबानी, बादाम, अखरोट। शुष्क क्षेत्र के फलों में जो काफ़ी सूखे हैं, शुष्क क्षेत्र, उसमें आंवला, बेर, अनार और अंजीर ये आते हैं। ठीक है। तो उद्यानिकी विधि का पहला घटक जो हो गया हमारा वो हो गया फल। ठीक है। अब दूसरा है सब्जियां। दूसरा घटक कौन सा, सब्जियां। तो सब्जियों की पैदावार में चीन के बाद में विश्व में सब पहले नंबर पर है चीन और दूसरा नंबर भारत के उत्पादन में। भारत में कौन कौन सब्जियां उगाई जाती है, तो टमाटर, प्याज, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, आलू, खीरा, ये सब्जियां भारत में उगाई जाती है। तो दूसरा घटक उद्यानिकी विधि का क्या हो गया हमारा, सब्जियां। ठीक है, क्या हो गया, सब्जियां। अब तीसरा फूल। तीसरा घटक कौन सा है हमारा, फूल। तो फूल में गुलाब, ग्लेडियोला, ट्यूबरोज, कोसादा ये प्रमुख फूल है। इनकी भारत में परंपरागत ढंग से खेती की जाती है। ठीक है। अब चौथा, तो चौथा जो है हमारा उसमें आ गया है मसाले। उद्यानिकी विधि से जो खेती की जाती है चौथे नंबर पे वो मसालों की होती है। तो भारत को मसालों का घर भी
कहा जाता है। यहाँ पर काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च, इनके साथ साथ बीज वाले जो मसाले हैं उनका भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो औषधि उद्यान विधि के अंतर्गत कौन कौन से घटक है? पहला है फल, दूसरा सब्जियां, तीसरा फूल और चौथे मसाले। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा अगला प्रश्न है उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान, यानी उद्यानिकी विकास कार्यक्रम हमारे देश में चलाया जा रहा है तो उसके क्या उद्देश्य है, क्यों चलाया जा रहा है? तो पहला है कलम बैंक स्थापित करने सहित पर्याप्त गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन और पूर्ति की क्षमता बढ़ाना, यानी जो देसी पौधे हैं उनकी कलम करके और अच्छे गुणवत्ता उनमें लाना और उत्पादन और पूर्ति की क्षमता बढ़ाना पहला उद्देश्य है उद्यानिकी विकास कार्यक्रम का। दूसरा, बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, यानी बाग बगीचे वाली फसलें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना और टपक पद्धति, बूंद पद्धति से उनकी कृषि करना जिससे पानी की आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहे। तीसरा, मिट्टी एवं पत्तियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएँ, पौधशालाएँ, पाली हाउस, ग्रीन हाउस की सुविधाएँ बढ़ावा देना, यानी उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के द्वारा हमारे यहाँ ग्रीन हाउस, पाली हाउस, पौधशालाएँ, प्रयोगशालाएँ ये भी खोली जा रही है। अब अगला है निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना। हमारे देश में तो प्रयोग होती है सामग्रियाँ, लेकिन दूसरे देशों को हम निर्यात भी करते हैं जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो निर्यात के लिए उच्च किस्म की, अगर उनके देश में घटिया किस्म है तो हमारे देश से खरीदेंगे वो। हमारे देश से कब खरीदेंगे? जब उच्च किस्म होगी यहाँ। तो उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन को बढ़ावा देना। फिर अब सामान बन गया तो उनको विपणन, यानी कई दिनों तक खराब ना हो, सुरक्षित रखा जाए तो विपणन की सुविधा। फिर अगर जो उत्पादन हो गया उसको दूसरे देशों में भेजने, निर्यात करने की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करना, ये प्रमुख चीज़ें हैं उद्यानिकी विकास कार्यक्रम की हमारे देश में। आई बात समझ में? अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 7वां प्रश्न, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं और उनका क्या महत्व है? खनिज पदार्थ किसे कहते हैं और खनिज पदार्थ का क्या महत्व है? खनिज पदार्थ समझ लेते हैं। तो धरातल के नीचे बहुत गहराई से खोदकर निकाले जाने वाले जो पदार्थ है उनको खनिज पदार्थ कहते हैं। जिन जिन चीज़ों को हम धरातल को खोद करके प्राप्त करते हैं वह सब खनिज पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। जैसे डीजल खनिज पदार्थ है, पेट्रोल, सोना, चांदी, अभ्रक, जिंक, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, ये सब हम कहाँ से निकालते हैं? कोयला, ये सब हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? खनिज पदार्थ। आई बात समझ में? ज़मीन की गहराई से खोद कर निकाले जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं वे सब क्या कहलाते हैं? खनिज पदार्थ। अब इनका महत्व जान लेते हैं। तो जो खनिज पदार्थ है वो औद्योगिक विकास का आधार है। किसी भी देश का औद्योगिक विकास कब होगा? जब उस देश में खनिज पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होगी। तो औद्योगिक विकास का ये आधार है। फिर यातायात के जितने भी साधन हैं, मशीनें, उपकरण, कृषि यंत्र, पेट्रोलियम से बने पदार्थ, सोना, चांदी, हीरे से बने आभूषण आदि हमें खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। यानी जितने भी साधन आज देश में देखने को मिलते हैं, चाहे देश में हो विदेश में हो, जिससे लोगों की उन्नति, वृद्धि, विकास हो रहा है, वे सारी चीज़ें खनिज पदार्थों से ही हमें प्राप्त होती है। फिर अगला है लोहा और कोयले, दो ऐसे खनिज जिनके बिना औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है, ये भी खनिज पदार्थ है। तो आज हर वस्तु, छोटी से छोटी कील से लेकर के बड़े से बड़े जहाज़, पानी में तैरने वाले, हवा में उड़ने वाले, ये सब लोहे के बने हुए हैं। और जो कोयला है उसके बिना उद्योगों का संचालन करना संभव नहीं है। तो लोहा और कोयला दोनों ही औद्योगिक प्रगति के साधन है। ये भी हमें खनिज पदार्थ द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। फिर चौथा है खनिज, जो है खनिजों का शक्ति के साधन में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका विकास किए बिना कोई भी देश अपनी आर्थिक, औद्योगिक, किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकता। इन सारी बातों से स्पष्ट हो गया है कि खनिज का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आई बात समझ में? अब हम अगला जानते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनिज से ही जुड़ी हुई है। बिना खनिज पदार्थ के हमारी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों की पूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अगला हमारा जो 7वां प्रश्न है वह है धातु के आधार पर खनिज पदार्थ कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं धात्विक खनिज, दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो
धातु के आधार पर 2 भागों में इनको बांटा गया है। धात्विक खनिज वे पदार्थ जिनमें धातु की मात्रा ज़्यादा मिलती है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा, मैग्नीज, क्रोमेटाइट, टंगस्टन, बेरिल आदि लोह वस्तुएं जितनी भी है वे धात्विक खनिज है। अलोह धातु जैसे तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टिन, जस्ता, बॉक्साइट, इनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, वे अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, अब बाकी जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।